दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, केजरीवाल की आ गई बड़ी आफत। मंत्री सत्येंद्र जैन की 10 करोड़ रुपए घूस का बड़ा खुलासा, बीजेपी हुई हमलावर। ये आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को लिखी चिट्ठी में दावा किया है कि उसने आम आदमी पार्टी नेता को 10 करोड़ रुपए बतौर प्रोटेक्शन मनी दिए और दक्षिण भारत में आम आदमी पार्टी में एक अहम पद के लिए पार्टी को 50 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। मामले को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि यह बड़ा मामला है। सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन, जो कि अभी जेल में हैं, उसको प्रोटेक्शन मनी दिया था। पार्टी को भी करीब 50 करोड़ रुपए दिए गए थे। कोई संदेह नहीं कि आम आदमी पार्टी को कट्टर करप्शन पार्टी क्यों कहा जाता है। आपको बता दें कि धन शोधन मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर 10 करोड़ रुपए घूस का आरोप लगाया है। और ये बड़ी खबर है, उपचुनाव में मिटी दूरियां, कहीं दुश्मनी भुलाकर हो रहा प्रचार तो कहीं पुराने प्रतिद्वंदी के बेटे के लिए किया जा रहा कैंपेन। ये आपको बता दें कि देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है। बिहार की मोकामा और गोपालगंज, हरियाणा की आदमपुर, उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ, मुंबई की अंधेरी ईस्ट सीट, तेलंगाना की मुनगोड़े और उड़ीसा की धामनगर विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को मतदान है। उपचुनाव के प्रचार में सियासी दुश्मनी मिटती नजर आ रही है। बिहार में बीजेपी के लिए चिराग पासवान प्रचार करते नजर आए तो हरियाणा में जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने अपने पुराने प्रतिद्वंदी के बेटे के लिए वोट मांगा। आपको बता दें कि पार्टी पद और बंगला गंवाने के बाद भी चिराग पासवान ने बीजेपी का उपचुनाव में समर्थन किया है। चिराग पासवान ने उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार भी किया ताकि महागठबंधन के कैंडिडेट को मत दे सकें। इस तरह से बीजेपी के साथ फिर से हाथ मिलने की पटकथा लिखी जा चुकी है। हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भजनलाल परिवार की साख दांव पर है। ऐसे में भजनलाल और देवीलाल परिवार के बीच में चली आ रही राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बावजूद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई के लिए प्रचार किया है। और ये बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अखिलेश यादव का उपचुनाव में बड़ा इम्तिहान। भाजपा और सपा दोनों ने झोंकी पूरी ताकत। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का पिछले 10 अक्टूबर को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया था। उनके जाने के बाद यूपी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पहला इम्तिहान होने जा रहा है। इस सीट पर प्रचार आज शाम तक थम जाएगा। उपचुनाव में 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। भाजपा और सपा ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा ने जहां 40 स्टार प्रचारकों को गोला विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए उतारा, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी 39 स्टार प्रचारकों को चुनाव प्रचार के लिए भेजा। चुनाव प्रचार थमने के साथ ही प्रशासन ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस सीट पर यह उपचुनाव यहां से विधायक रहे अरविंद गिरी के निधन के चलते हो रहा है। उपचुनाव में भाजपा ने जहां स्वर्गीय अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक विनय तिवारी को चुनाव मैदान में उतारा है। उपचुनाव में इसके अलावा 5 और प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव प्रचार 1 नवंबर की शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। 2 नवंबर को पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और 3 नवंबर को मतदान होगा। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव का बड़ा विश्वास, विधानसभा चुनाव में धोखे से हारी सपा जिलाध्यक्षों को दिया सबूत जुटाने का आदेश। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अब भी यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में हार के कारणों की पड़ताल में जुटी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। अब वे चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों के संबंध में सबूत जुटाने में लग गए हैं। उन्हें विश्वास है कि इन्हीं कारणों से उनकी पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने इस साल हुए विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के सभी हारे और जीते प्रत्याशियों और जिलाध्यक्षों से कहा कि वोटर लिस्ट से गलत तरीके से काटे गए वोटरों की सूची बना लें और उनसे शपथ पत्र भी ले लें। इस बीच सोमवार को अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर सरदार वल्लभ भाई की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। सरदार पटेल को याद करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि देश को मजबूत बनाने, एकजुट रखने और खुशहाल रखने में सरदार पटेल का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी है और उन्हें उनका हक और सम्मान दिलवाया
दिलवाया है। सरदार पटेल के नाम की सियासत करने वालों ने देश के किसानों से उनकी आय 2022 तक दोगुनी करने का जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। अखिलेश यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार ने किसानों को ना मुफ्त बिजली दी और ना ही किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया। किसान कर्ज और महंगाई की मार से आत्महत्या कर रहे हैं। और बड़ी खबर, मोरबी पुल हादसे को लेकर गुजरात में 2 नवंबर को राज्यव्यापी शोक का ऐलान, सभी सरकारी समारोह किए गए रद्द। ये आपको बता दें कि गुजरात में मोरबी जिले में रविवार शाम को मच्छू नदी पर बना केबल ब्रिज टूटने की घटना में अब तक कम से कम 134 लोगों की मौत हो चुकी है। मोरबी में हुए इस दर्दनाक हादसे ने सरकार के साथ ही हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। गुजरात सरकार ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 नवंबर को राज्यव्यापी शोक मनाने का निर्णय लिया है। साथ ही राज्य में सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई भी सरकारी समारोह नहीं किया जाएगा। और बड़ी खबर, मोरबी हादसे से दांव पर लगे बीजेपी के 24 साल, कांग्रेस को बढ़त की उम्मीद बदल सकते हैं सियासी हालात। ये आपको बता दें कि मोरबी के दर्दनाक हादसे का असर अब राजनीति पर भी पड़ता नजर आ रहा है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खाते वाले इस सीट पर एक बार फिर कांग्रेस का दबदबा बढ़ सकता है। रविवार शाम को पुल ढहने की वजह से करीब 140 लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया है और रखरखाव करने वाली कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि गुजरात में बीते विधानसभा चुनाव के दौरान पाटीदार आंदोलन जारी था। ऐसे में बड़े पाटीदार आबादी वाली मोरबी सीट पर भी इसका खास प्रभाव पड़ रहा था। 2020 में कांग्रेस से अलग होकर भाजपा में आने वाले मिर्जा को 2021 में हुए कैबिनेट फेरबदल में फायदा हुआ और उन्हें मंत्री बनाया गया। हालांकि मोरबी की ताजा घटना के बाद मिर्जा निशाने पर हैं। वहीं यहां से भाजपा के पूर्व विधायक अमृतिया बचाव कार्य में जुटे नजर आए। वो उन नेताओं में शामिल रहे जो नदी में उतरकर लोगों को बाहर निकाल रहे थे। माना जा रहा है कि इस घटना का गुजरात के चुनाव पर काफी असर पड़ेगा। और बड़ी खबर, मोरबी ब्रिज हादसे के बाद एक्शन में यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी ने दिए सभी पुलों के निरीक्षण के आदेश। आपको बता दें कि गुजरात के मोरबी में पुल टूटने से हुई मौतों को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में स्थित सभी पुलों की सुरक्षा के नजरिए से निरीक्षण करने के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग ने मुख्य अभियंताओं को पुलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तत्काल भेजने को कहा है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के हवाले से इस आशय का पत्र प्रमुख अभियंता ने सभी क्षेत्रों के मुख्य अभियंता और सेतु निगम के प्रबंधन निदेशक को पत्र लिखा है कि सोमवार को शाम 4 बजे तक इससे संबंधित रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी पुलों का निरीक्षण का आदेश दिया है। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी के 3P मंत्र का ट्रायल 2024 में कर सकता है बड़ा उलटफेर। ये आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की आगामी चुनाव रणनीति की झलक भी देखने को मिल रही है। उनकी यात्रा के बीच ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो गया है। गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस को क्या करना है, इस बाबत राहुल गांधी ने पहले ही खाका खींच दिया है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के बीच ही 3P फॉर्मूला तैयार किया है। इस फॉर्मूले का ट्रायल गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में होगा। यह ट्रायल अगर सफल हुआ तो 2024 में बड़ा उलटफेर होगा। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी की एक चिट्ठी से उड़ गए बीजेपी और आम आदमी पार्टी के होश। आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों में गुजरात के ज्यादातर विधानसभाओं में कांग्रेस ने एक ऐसी चिट्ठी बांट दी है जिससे गुजरात की राजनीति में बड़ी उथल पुथल मच गई है। गुजरात में चर्चाएं हो रही थी कि कांग्रेस का कोई भी गद्दावर नेता और पार्टी का कोई भी बड़ा चेहरा अब तक चुनाव प्रचार करने के लिए जमीन पर नहीं उतरा और न ही माहौल बना पा रहा। वहीं इस चिट्ठी बांटे जाने की जानकारी सामने आने के बाद विरोधी दलों के नेता भी उसी रणनीति पर काम करते हुए डोर टू डोर कैंपेन में प्रचार कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस बीते कुछ महीनों से डोर टू डोर चला रहे इस प्रचार अभियान की जगह पर अब अपनी रैलियों और बड़ी जनसभाओं को करने की योजना बनाने लगी है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी चुपचाप कुछ महीनों से डोर टू डोर कैंपेन चला रही थी। सभी पार्टियां अब डोर टू डोर कैंपेन चलाने में लगी हैं। आपको बता दें कि लेकिन अब कांग्रेस पार्टी बड़ी रैलियां और बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेगी। कांग्रेस पार्टी की इस चाल ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के होश उड़ा दिए हैं।
और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बोला बड़ा हमला, बोले झूठी उपलब्धियां बता रहे मुख्यमंत्री। ये आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में प्रचार को पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब दिया तो कई वार भी किए। इन वार पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि लखीमपुर खीरी में भाजपा की डबल इंजन की सरकार चलाने वाले झूठी उपलब्धियां बताते समय यह बताना भी भूल गए कि महंगाई, बेरोजगारी और टाइगर से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं और किसानों को गन्ने से बकाये का भुगतान करने की निश्चित तारीख क्या होगी और धान की खरीद कब होगी। अखिलेश यादव ने सरदार पटेल के नाम पर पीएम नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा कि देश को मजबूत बनाने, एकजुट रखने और खुशहाल रखने से सरदार पटेल का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी और उन्हें उनका हक और सम्मान दिलवाया, लेकिन सरदार के नाम की सियासत करने वालों ने देश के किसानों से उनकी आय 2022 तक दोगुनी करने का जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। अगली बड़ी खबर, गुजरात चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यकों को मिलेगी राज्य में नागरिकता। यह आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले और फिलहाल गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। यह फैसला नागरिकता कानून 1955 के तहत लागू किया जाएगा। विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बजाय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता देना काफी अहम है। मालूम हो कि नागरिकता कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का भी प्रावधान करता है। चूंकि अधिनियम के तहत नियम अब तक सरकार की ओर से नहीं बनाए गए हैं, इसीलिए इसके तहत अब तक किसी को भी नागरिकता नहीं दी जा सकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार गुजरात के आणंद और मेहसाणा जिलों में रहने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारत के लिए और भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रेशन की इजाजत दी जाएगी या फिर उन्हें देश के नागरिक होने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने जीता एक और चुनाव। विजयपुरा निकाय चुनाव में बीजेपी ने 17 सीटों पर दर्ज की बड़ी जीत। ये आपको बता दें कि कर्नाटक के विजयपुरा निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। बीजेपी ने इस निकाय चुनाव में 35 में से 17 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी इस सीट के साथ ही निकाय चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी की जीत से गदगद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि विजयपुरा नगर निकाय चुनाव में 35 में से 17 सीटों पर जीत दर्ज कर बीजेपी ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार गुजरात में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।